अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी। जी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो है वो लड़ी गई थी, जो कि एक बगावत थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। अब ब्रिटिशर्स कैसे सब कॉन्टिनेंट में, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स आए। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सबसे पहले 712 में उसने इन्वेट किया सिंध में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से जो है वो बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत जो है वो बनती रही। डिफरेंट एराज के अंदर जो है डिफरेंट लोगों ने आके हुकूमत जो है वो की। लास्ट डेस्टिनी जो थी वो थी मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी जो है वो मुगलिया सल्तनत थी, जिसका सबसे पहला जो बादशाह था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और औरंगज़ेब, जहाँ मतलब वो सारे जो हैं उनके टोटल 17 जो थे वो किंग रह चुके हैं। ठीक है, और लास्ट जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। शुरू में मुग़ल डायनेस्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो थे वहाँ के किंग जो थे, बादशाह जो थे, वो आसाइशों में पड़ गए। उन्होंने हुकूमत को देखना ख़त्म कर दिया, इंतज़ामिया को देखना ख़त्म कर दिया। वो बस अपनी आराइशों को, अपने सुकून को देखते रहे, और मतलब इसी तरह से जो है वो इन चीज़ों में पड़ गए थे। और उन्होंने हुकूमत की तरफ तवज्जो देना इतना अहमियत नहीं समझी कि ना रियासत को देख सके, ना इन चीज़ों को। तो इसकी वजह से वो जो है वीकनेस जो है वो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आती गई। वो वीक होती गई, ना उनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी, ना उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग थी। और 1600 में सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके जो है वो ट्रेड स्टार्ट की थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स और जो हैं उस टाइम पे उन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाई, और यहाँ पे ट्रेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट जो है वो कर दी। और फिर जो है उन्होंने जब आए यहाँ ट्रेड करने, तो वो आए थे तजारत के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी इंतज़ामिया कमज़ोर है, इनकी मिलिट्री आर्मी कमज़ोर है, इनके वज़ीर जो है वो इनके साथ इतने लॉयल नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नोटिस की, तो फिर उन्होंने जब ये सब कुछ, उन्होंने कहा ये तो बहुत कमज़ोर है, हम अगर इन पे हमला करें या यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसी वजह से आहिस्ता 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 करके जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपना जो है वो रूल यहाँ पे कायम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मुस्लिम्स ने देखा कि इस तरह से जो है वो हमारे साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चल के हमारे साथ आ रही हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें अपनी हुकूमत नहीं जाने देनी, हमें आज़ादी के साथ रहना है, किसी की ग़ुलामी में नहीं रहना, ना ब्रिटिशर्स की ख़ास तौर पे। इस वजह से जो है 1857 में बाकायदा तौर पे जो है वो जंग आज़ादी जो है वो मुसलमान और इंडिया दोनों ने, हिंदू दोनों ने मिल के लड़ी थी। सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, मतलब उसमें सारे इंडियंस थे जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में रहते थे। उन सब लोगों ने मिल के जो है ये जंग आज़ादी जो है वो लड़ने का फ़ैसला किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन उस टाइम पे जो है ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कमज़ोर थे, इतने वीक जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वीक थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक थी, उनकी मिलिट्री वीक थी। ठीक है, और उनके अपने लोग ही उनके साथ लॉयल नहीं थे। इस वजह से जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो मुसलमान या कहने के सारे इंडियंस जो है वो हार गए थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। और अगर हम पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल को देखें, हम लोग का पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो हमने स्टडी स्टार्ट किया, इसका सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये उसका फर्स्ट इवेंट है जो आज हम स्टडी करेंगे। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ओबियसली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बरसगीर के लोगों ने जो है वो लड़ी थी 1857 में। ठीक है, ताकि वो जो है ब्रिटिशर से जो है आज़ादी हासिल कर सकें। और इसके अलावा जो है इसको जो है डिफरेंट नेम्स जो है वो दिए गए हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस को। इंडियन रिबेलियन, रिबेलियन कहते हैं बगावत के, म्यूटनी, इंडियन म्यूटनी वो भी बगावत में ही आता है, एंड इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, तो ये सारे नाम जो हैं वो इसको दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो नेम यूज़ होता है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस ही होता है। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस के मेन कॉजेज़ जो थे वो क्या थे, या रीजंस क्या थी, वो पॉलिटिकल भी थी, सोशल भी थी, इकोनॉमिक भी थी, मिलिट्री भी थी और रिलीजियस भी थी। इन सब को आगे जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है
इसका और इसकी फेलियर की वजह क्या थी? जो इंडियन एफर्ट्स तो बहुत की लेकिन वो फेल होगी। इसमें क्या था? उनकी म्यूचुअल जेलसीज थी, आपस में एक दूसरे से जो है वो जलते थे। ठीक है, इसके अलावा उनकी डिसयूनिटी थी, उनके अंदर यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, उनके पास बाकायदा कोई लीडर नहीं था जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को लीड करता, क्योंकि वहाँ पर भी डिफरेंट रियासतें बनी हुई थी। हर रियासत में मुस्लिम बादशाह जो हुकूमत करते थे, बहुत भी आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बनती नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है मुसलमान जो है उस टाइम पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हार गए थे और बरसगीर पे अंग्रेज़ों ने कब्जा जो है वो कर लिया था। अब जो वॉर थी वो पूरी जो है ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट जो है वो नहीं लड़ी गई थी, वो सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ थे जहाँ तक वो रही थी। और वो एरियाज़ में मीरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, सिर्फ ये 5-6 सिटीज़ थी जहाँ पे जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई थी। और इसका सबसे मेन इवेंट जो है जिसके फ़ौरन बाद से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी वो ये थी कि कुछ सिपाहियों ने, सिपाही यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सिपाहियों के लिए वर्ड यूज़ है। ठीक है, तो कुछ सिपाही जो थे उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया था कि वो अपनी गन्स के ऊपर ये ग्रीस कवर्ड कार्टेजेस वो यूज़ नहीं करेंगे। वो यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ग्रीस जो थी वो फैट, पिग की फ़ैट से बनी हुई थी या काऊ की फ़ैट से। तो मुस्लिम इसको अपनी तौहीन समझ सके, हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हराम है। तो इस वजह से जो है वो सबसे मेन रीज़न यही थी। और इसी टाइम पे जो है कुछ इंडियन सिपाहियों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी, बराकपुर जगह का नाम है, इंडिया में है, तो वहाँ पे उन्होंने उनको कत्ल भी जो है वो कर दिया था 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का। तो इस वजह से जो है, क्योंकि वो उनको फोर्स कर रहे थे कि वो ग्रीस्ड कार्टेजेस जो हैं वो यूज़ करें अपनी गन्स के ऊपर, तो ये उन्होंने जब इनकार कर दिया, वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स कर थे, तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है वो कत्ल कर दिया, उन्हें किल कर दिया। इस वजह से वो उनको अरेस्ट करके फिर उन ऑफिसर, जिन सिपाहियों ने उनको ऑफिसर्स को मारा था, उन्होंने फ़ौरन से उनको अरेस्ट किया और उनको फांसी पे चढ़ा दिया 8 अप्रैल 1857 को। और उस न्यूज़ को, ये न्यूज़ जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई। और उसके फ़ौरन बाद जो है मुसलमान, मतलब जो भी सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, इंडियन भी थे, सिख भी थे, इन सब ने मिलके जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ने का फ़ैसला किया। ठीक है, अब जो है वो मेन रीज़न्स कौन कौन सी हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की? पॉलिटिकल रीज़न है, रिलीजियस एंड सोशल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न्स हैं और मिलिट्री रीज़न्स हैं। ठीक है, ये सारी रीज़न्स जो हैं वो हम लोग अलग अलग उनको जो है अब डिस्कस करते हैं। जिस सबसे पहले पॉलिटिकल रीज़न लगे, सियासी जो है वो क्या चीज़ है, सियासी तौर पे किन चीज़ों ने जो है वो अफेक्ट किया था या कोज बने थे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़नी पड़ी बरसगीर के लोगों को। ब्रिटिशर्स ने अपना जो है कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों को अपने कंट्रोल को बढ़ा रहे थे एक डॉक्ट्राइन के थ्रू। डॉक्ट्राइन इट्स लाइक अ थेरी। उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे एक थेरी दी जो क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिशर्स का यहाँ पे गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी बरसगीर के अंदर, वो ब्रिटिशर्स ने उसको अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर। उसने एक डॉक्ट्रिन दी, इसने कहा कि अगर बादशाह मर जाता है और आगे से उसकी वारिस कोई नहीं है, उसका बेटा कोई नहीं है लेकिन बेटी है, तो वो उसकी जो आगे से पावर है वो बेटी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी और उस रियासत को जो है वो कौन टेक ओवर कर लेगा? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन जो है उस टाइम पे दी गई थी कि ब्रिटिशर्स हैं, अगर एक बादशाह के मरने के सूरत में अगर उसकी कोई औलाद, उसका बेटा नहीं है, तो वो पावर जो है वो आगे उनकी किसी औरत को ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसकी बेटी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो ब्रिटिशर्स को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और उस रियासत का सारा इक़्तिदार जो है वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक मुग़ल एम्परर के अंदर जो मिस ट्रीटमेंट थी जो उन्होंने की डलहौजी ने, वो एक और इसने, एक तो ये रीज़न थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा क्या था कि उसने कैपिटल को जो है वो मूव कर दिया था दिल्ली से। ठीक है, उस टाइम पे जो है वो दिल्ली जो है दिल्ली कैपिटल था मुग़ल एम्पायर का, लेकिन उसने उनको उस कैपिटल को भी वहाँ से जो है वो मूव कर दिया। इस वजह से भी जो है वो जो है इंडियंस जो थे वो सारे जो थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे। और इसके अलावा पर्शियन लैंग्वेज को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिप्लेस करके इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पर्शियन कहते हैं फ़ारसी ज़ुबान को। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने फ़ारसी ज़ुबान को भी जो है वो 1835 में जो है वो रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश के साथ।
ठीक है। तो ये 3 पॉलिटिकल रीजंस थी जिनकी वजह से जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, फिर अगेन कैपिटल के ट्रांसफ़र था कि उन्होंने कैपिटल जो है वो दिल्ली से मूव कर दिया था, एंड द थर्ड रीज़न इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश। सो दीज आर द पॉलिटिकल रीजंस। नेक्स्ट, रिलीजियस एंड सोशल रीजंस। ठीक है, हमारी मजहबी क्या वजूहात थी। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जो थे उनका अपना एक अलग कल्चर था। ठीक है, और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के लोगों का अपना अलग कल्चर था। सो ब्रिटिशर्स ने जो है वो कहा कि हमारा कल्चर सुपीरियर कल्चर है, और बाकी जो कल्चर्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट किया था उसने, वो चाहे मुसलमानों का था, हिंदुओं का था या सिखों का था। ठीक है, वो डिसरिस्पेक्ट करते थे इंडियन कल्चर को, और इस वजह से वो चाहते थे कि इंडियन कल्चर हमारे कल्चर के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना हो, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो क्या हैं, अनएजुकेटेड हैं और अनसिविलाइज्ड हैं, वो गैर महज़िब हैं और अनपढ़ हैं। तो ये जो एरोगेंट एटीट्यूड था एक, ठीक है, एक तकब्बुराना एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे, वो एक नई जो है लाइफ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। तो उसकी वजह से उन्होंने रेलवेज़ जो है, रेलवे का सिस्टम भी अंग्रेज़ यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में लेके आए, फिर उन्होंने रोड्स बनवाना शुरू की, टेलीग्राफ वगैरह को जो है वो लेके आए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियंस को पसंद नहीं आई थी, और वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, वो इंडियंस जो हैं वो कहते थे कि ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। सो इसी वजह से, इसके अलावा इंडियंस ने कहा कि उनके रिलीजन को थ्रेट है। अगर इस तरह से ब्रिटिशर्स अपने कल्चर को जो है वो इम्पोज करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, तो फिर हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारे मज़हब को ख़तरा है। ठीक है, और इसी वजह से फॉरेनर्स वाज सेंट क्रिश्चियन मॉन्क्स टू स्प्रेड द रिलीजन। ठीक है, फॉरेनर्स जो हैं वो क्रिश्चियन मॉन्क्स पे जो है वो वहाँ भेजे जाते थे। क्रिश्चियन मॉन्क्स कहते हैं उनके मेल पादरी जो होते हैं। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जो है उनको भेजा था ताकि वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो फैलाएं। ठीक है, तो ये इसी वजह से जो है वो, और ये मॉन्क्स जो थे उस टाइम पे इंसल्ट करते थे इंडियंस के रिलीजन के, वो चाहे इस्लाम था, चाहे हिंदुओं का मज़हब था या सिख थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों ने ना इंडियंस को जो है वो एंगर्ड कर दिया था, उनको गुस्सा दिला दिया था। ठीक है, तो जो सेकंड रीज़न थी वो क्या रीज़न थी, रिलीजियस और सोशल रीज़न थी। उसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते थे, जबकि इंडियंस उनके कल्चर को पसंद नहीं करते थे। सो ये एक क्लैश था, इट्स सो वी कैन कॉल इट क्लैश ऑफ कल्चर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सो ये चीज़ें जो है वो सारी वहाँ पे जो है उस टाइम पर आ रही थी, और एक तरह से ये जो थी वो सच भी था कि कोई भी अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को इस तरह से जो है वो नहीं देख सकता ख़तरे में। ठीक है, सो नेक्स्ट रीज़न इज़ इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न जो है वो माशी जो मसले मसाइल थे उस टाइम पे, ब्रिटिशर मर्चेंट्स जो ऑब्वियसली वो ट्रेड करते थे इंडिया के अंदर, और सारा फ़ायदा उनको होता था। अब वो ट्रेड करने तो यहाँ पे आए थे, लेकिन वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, उनका मौक़िफ़ क्या था, वो क्या, किस लिए उन्होंने इंडिया सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बनाया। उसका मेन रीज़न यही थी कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन, बरतानिया जिस कहते हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, एक ही मुल्क के 3 नाम है। ठीक है, काइंडली से मिक्सअप मत कीजिएगा। और ये कॉलोनीज़ जो है वो ब्रिटेन ने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में बनाई थी। ठीक है, तो वो यहाँ से क्या करते थे जी, रॉ मटेरियल लेके कहाँ जाते थे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल यहाँ इंडिया से जाता था, फिर उनकी फैक्ट्रीज़ में से उससे प्रोडक्ट्स बनती थी। वो यहाँ से सस्ते, बहुत कम कीमत में वो रॉ मटेरियल जो है वहाँ लेके जाते थे, फिर वहाँ पे ले जाके उसको, उससे प्रोडक्ट्स बना के वो डबल ट्रिपल रेट्स पे वही इंडियंस को ला के सेल करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब उन लोगों को परेशान कर रही थी, और इससे सारा का सारा प्रॉफिट किसको हो रहा था, ब्रिटिशर्स को। सो उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हाई टैक्सेस जो है वो भी इंडियंस पे लगाना शुरू कर दिए, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स वो करप्ट थे, वो सारा का सारा पैसा जो है वो हुकूमत को, मतलब अपनी हुकूमत को नहीं देते थे, उसमें से कुछ पैसा जो है अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी जो है वो उन्होंने भी एक एंगर जो है वो क्रिएट किया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट्स में चीप जो है प्रोडक्ट्स जो है वो ला के यहाँ पे सेल करना शुरू कर दी, और कुछ फैमिलीज़ जो है वो अनएबल थी कि वो अपनी चीज़ों को बेच सके, क्योंकि हर जगह मार्केट्स में उन्होंने अपनी चीज़ें फैलाना शुरू कर दी थी। जो कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे इंडिया में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ कोई छोटी मोटी लगाई थी, तो वो अपनी चीज़ें वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है, और
और फिर उन्होंने कुछ सैलरीज जो हैं वो भी लो कर दी थी लोगों की, अपने जो उन्होंने उनके अंडर जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडियंस काम कर रहे थे उन्होंने उनकी सैलरीज जो हैं वो भी कम कर दी थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट रीज़न जो है वो है मिलिट्री रीज़न। ठीक है, लास्ट रीज़न जो है वो मिलिट्री की है। मिलिट्री में वो ओबियसली जो इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो यहाँ पे उन्होंने अपनी आके आर्मी बनाई उसके अंदर भी उन्होंने इंडियन सोल्जर्स रखे थे, लेकिन कोई भी इंडियन जो है वो सोल्जर से आगे उसको प्रमोट नहीं किया जाता था, उसको प्रमोशन नहीं दी जाती थी, उसको ऑफिसर जो है वो उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जाता था। और ब्रिटिशर्स जो थे वो फाइट दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी फाइट करने थे, वो चाहते थे कि वो अपनी मदरलैंड छोड़ के हमारे साथ दूसरे मुल्कों में भी आके लड़ें। ब्रिटिशर्स की जो है वो कॉलोनी जो है वो उस टाइम पे ना सिर्फ बरसगीर के अंदर थी बल्कि चाइना पे भी उन्होंने हुकूमत की थी। चाइना ने भी अपनी आज़ादी जो बरतानिया से हासिल की थी 49 में, हमारे से 2 साल बाद। अफ्रीका के अंदर मोस्टली कंट्रीज़ में जो है वो भी किसके अंडर थी, ब्रिटेन के। अमेरिका ने भी अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो 1776 में बरतानिया से ही ली थी। ठीक है, तो वहाँ अमेरिका में भी ब्रिटेन की कॉलोनीज़ जो थी वो थी। ठीक है, यूरोप में भी थी। और एक टाइम था तो कहते थे कि जो है सल्तनत बरतानिया का सूरज कभी गुरूब नहीं होता। इसकी वजह क्या थी, ये क्यों कहा जाता था, क्योंकि अगर जो है बरतानिया के अंदर रात है तो बरसगीर पे भी उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पे दिन है। ठीक है, तो ये जब यहाँ रात होती थी तो फिर बरतानिया में दिन आ जाता था। मतलब पूरी दुनिया में उनकी, मतलब यूरोप में भी कॉलोनीज थी, अफ्रीका में भी थी, अमेरिका में भी थी, साउथ अमेरिका वाली साइड पे भी थी, सब कॉन्टिनेंट में भी थी। तो इस वजह से कहते थे कि जो बरतानिया की सल्तनत उसका सूरज जो है वो कभी गुरूब नहीं होता। वो एक टाइम था कि जब ब्रिटेन कॉलोनीज जो है वो बहुत ज़्यादा थी और ब्रिटेन जो है वो एक सुपर पावर था उस टाइम पर। ठीक है, तो वो चाहते थे कि सिर्फ जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में भी आके जो है हमारे लिए लड़ें दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो वो चाहते, वो अपनी मदरलैंड छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के जो है वो कहीं और जाके लड़ना नहीं चाहते थे। एक ये रीज़न भी थी, दूसरा उनको प्रमोशन जो है वो नहीं दी जा रही थी, और जो लास्ट रीज़न थी वो यही थी कि उनको ओबियसली फ़ोर्स किया जाता था। एक तो वो जो आर्मी के अंदर ऑफिसर्स जो सोल्जर्स थे उनको फ़ोर्स किया जाता था कि वो अपना रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और अगर वो ऐसा करेंगे, अगर वो क्रिश्चियन हो जाएंगे, अपना मज़हब तब्दील कर लेंगे तो फिर उनको जो है वो प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो थी वो मिलिट्री रीजंस थी जिसकी वजह से जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई थी। ठीक है, हमने ये चारों रीजंस जो हैं पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री रीजंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए कि क्या ये, मतलब ये सारी वैलिड रीजंस थी कि क्यों उनके, क्योंकि उनको अपना मज़हब ख़तरे में लग रहा था, उनको अपनी जॉब्स ख़तरे में लग रही थी, इकोनॉमिकली उनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक है, तो इस सब रीज़न्स की वजह से जो है बरसगीर के लोगों ने जो है वो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ या बरतानिया के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे जंग लड़ने का ऐलान जो है वो किया, जो उनकी अपनी आज़ादी के लिए एक जंग थी। जी, जंग लड़ी और फिर हम हार गए। जंग तो लड़ी लेकिन वो जंग जो है वो हम हार गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जंग क्यों हारे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यों हारे, वाई वी फेल। ठीक है, तो उसकी भी कुछ कॉजेज़ थी फेलियर ऑफ वॉर की। ठीक है, वो जो है वो कहते हैं कि क्यों हम अपने जो है गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, क्यों अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके फेलियर के रीज़न्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जिनसे कुछ यहाँ पे जो है वो डिस्कस की गई हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न जो है वो है जी लैक ऑफ लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। लीडरशिप जो है वो नहीं थी इनके पास। जब लीडरशिप नहीं होगी तो डिसिप्लिन भी नहीं होगा। अब जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो लड़ तो रहे थे लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप्स की सूरत में लड़ रहे थे, उनको डिफरेंट लीडर्स लीड कर रहे थे, कोई एक लीडर उन सबको लीड नहीं कर रहा था। ठीक है, सिंगल हैंडेडली ऑल ग्रुप्स को कोई भी एक लीडर लीड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो है
रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो डिसिप्लिन नहीं था उनके अंदर, कोई किसी तरीके से लड़ रहा था, कोई किसी तरीके से लड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से उनकी सारी की सारी एफर्ट्स जो हैं उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब ओबियसली कोई भी जंग लड़नी है, हमें कुछ भी करना है, जब तक हम यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कभी भी जो है अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते, या हम किसी भी गोल को अपने अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो डिफरेंट रियासतें थी, वो उनके अपने बादशाह थे, और हर बादशाह जो है वो अपने ग्रुप को लीड कर रहा था। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा था, कोई कहीं से कोई कहीं से, जबकि ब्रिटिशर्स जो है वो जहाँ पे लड़ रहे थे वो एक लीड में लड़ रहे थे, उनको एक ही तरफ से काम आते थे, वो उनके अकॉर्डिंगली लड़ रहे थे, इसलिए उनके लिए जीतना जो है वो आसान था, क्योंकि उनके पास लीडरशिप भी थी और उनके पास डिसिप्लिन भी था। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है जी लैक ऑफ यूनिटी, उनके पास यूनिटी नहीं थी। ठीक है, उन फ्रीडम फाइटर्स के मंग कोई यूनिटी नहीं थी ऑफ एन, दे फोर्ट डिपेंडेंट ऑफ एन वन अनदर। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल टोटली अलग अलग जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, और इसी रिज़ल्ट की वजह से जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, जो अपने कॉमन एनिमी के ख़िलाफ़ भी इकट्ठे ना हो सके। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो डिफ़ीट हुए, और उसकी दूसरी तरफ जो है ब्रिटिशर्स जो है वो अपने सर्वाइवल और डेडिकेशन और पर्पस के लिए लड़ रहे थे, और वो बिल्कुल एक हो के लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से अब इससे मुझे वो पता नहीं आप लोगों को भी पता होगा, इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है, इत्तेफाक में बरकत है में वो जो आपने स्टोरी पढ़ी थी कि वो लकड़ियों का गड्ढा अलग अलग है तो वो इजीली टूट रहा था, लेकिन जब उसको इकट्ठा कर दिया गया तो फिर वो उसका टूटना मुश्किल हो गया था, फिर वो टूटा नहीं जा रहा था। सो यहाँ पे भी यही बात है कि अगर यूनिटी के साथ लड़ते तो फिर हम लोग इस जंग को जीतने के हमारे चांसेस ज़्यादा होते, लेकिन यूनिटी नहीं थी। हर रियासत का बादशाह अपने तरीके से जो है वो उनके साथ डील कर रहा था, जबकि उनको चाहिए था कि सब इकट्ठे होते मिलते, एक आदमी लीड करता और उसके अकॉर्डिंगली सारे उसको हर जगह पे एक तरह से एक डिसिप्लिन के थ्रू जो है वो लड़ते। लेकिन यही मसला था कि ना उनमें यूनिटी थी, ना डिसिप्लिन था, ना लीडरशिप थी, जबकि ब्रिटिशर्स के पास ये तीनों चीज़ें थी। उनके पास यूनिटी भी थी, उनके पास लीडरशिप भी थी, और उनके पास डिसिप्लिन भी था। ठीक है, नेक्स्ट जी लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज जो थे उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर के जो हर किस्म के रिसोर्सेज जो है वो उनके पास नहीं थे, उनके पास इक्विपमेंट भी कम थे, उनके पास फूड स्टफ भी कम था। ठीक है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उनकी एनिमीज़ थे उनके पास वो वेल इक्विप्ड थे, उनके पास हर किस्म का इक्विपमेंट था और वेल ऑर्गेनाइज्ड एनिमी था उनके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से जो है मुग़ल एम्परर जो है वो उनके पास कोई ख़जाना नहीं था वार को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ट्रेजरी ख़जाने को कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जी लैक ऑफ रिसोर्सेज कि उनके पास ना रिसोर्सेज में उनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, फूड स्टफ भी नहीं थे, उनके पास मनी कोई कैपिटल कोई ट्रेजरी कोई ख़जाना कुछ भी नहीं था जिसका वो इस्तेमाल करते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मुग़ल डायनेस्टी में जो बादशाह थे वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे ही नहीं रहे थे, उन्होंने कोई आर्मी की तरफ तवज्जो नहीं दी, इंतज़ामिया की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो इसकी वजह से उनको ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है जी लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो किसी भी तरह से नेशनली स्ट्रगल का शेप इख्तियार नहीं कर सकी। बताया कि वो पूरी बरसगीर के अंदर नहीं लड़ेगी, वो सिर्फ कुछ इलाकों में जो है वो लड़ेगी थी, तो उसको नेशनल स्ट्रगल जो है नेशनल लेवल पे जो है उसके लिए स्ट्रगल की ही नहीं गई, इसको एक पॉपुलर सपोर्ट जो है वो कभी मिली ही नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सिर्फ कुछ एरियाज़ तक जो है वो कंट्री के रह सकी, और कुछ प्लेसेस जो है वो टोटली बिल्कुल भी उन्होंने वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। वो सिर्फ कुछ चंद इलाके थे जहाँ पे ये जो है वॉर लड़ी गई थी, जिनमें मेरठ, लखनऊ, दिल्ली, ये इस तरह के इलाके जो है वो शामिल थे। सो इसको नेशनली जो है वो उसके लिए स्ट्रगल की नहीं गई थी। नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट आ जाते जी सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स कहते हैं सिपाहियों के ग्रोह को ट्रूप्स कहते हैं। सो उस टाइम पे उनके पास एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी।
ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं वो लेटेस्ट वेपन्स के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। जबकि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वो बिल्कुल भी जो है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ब्रिटिशर्स के पास कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड जनरल्स थे, ठीक है। उनके आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे, वो भी एक्सपीरियंस्ड थे, ठीक है। और वो कैपेबल थे, उनके पास बहुत ज़्यादा काबिलियत थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये जंग जो है वो जीती। नेक्स्ट है जी नॉन कोऑपरेशन ऑफ द रूलर्स ऑफ द स्टेट। अब ओबियसली वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स थी, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से जो हैं वो आ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है सिर्फ कुछ सेंटर्स तक कन्फाइंड थे, क्योंकि दूसरे रूलर्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो उसको अकेले ही ये सब कुछ लड़ना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है ओबियसली यूनिटी, अगेन देयर इज़ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, यही बातें जो है वो बार बार आ रही हैं। एंड द लास्ट इज़ नॉन कोऑपरेशन ऑफ सिख्स ऑफ पंजाब। पंजाब में सिख जो थे उस टाइम पे, उन्होंने भी जो है मुस्लिम्स को अपना एनिमी समझा और उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा और उन्होंने जो है मुसलमानों को सपोर्ट करने की बजाय ब्रिटिशर्स को जो है वो सपोर्ट किया। और सिख सोल्जर्स तो से उस टाइम पे उन्होंने दिल्ली के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के जो है उनके खिलाफ लड़ के वहाँ पे उनको जो है वो रिकवरी दी ब्रिटिशर्स को, और मुस्लिम्स को वहाँ पे भी डिफीट हुई। सो दीज आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लैक ऑफ लीडरशिप एंड डिसिप्लिन, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ पॉपुलर स्पोर्ट्स। और ब्रिटिशर्स की सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो थी, फिर उनके पास सुपीरियर रूलर लीडरशिप भी थी, उनके पास फिर हमारे पास सपोर्ट नहीं थी। नॉन कोऑपरेशन रूलर्स जो है वो जो डिफरेंट स्टेट्स थी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी। सिख जो थे पंजाब के, उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है हम ये जंग हार गए। जी, जंग हार गए तो उसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स हुए, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो हैं वो क्या इफ़ेक्ट्स थे जो बरसगीर पे पड़े। बहुत से इफ़ेक्ट्स जो थे उस टाइम पे बरसगीर पे जो है वो डाले गए। उसकी वजह क्या थी कि ओबियसली पॉलिटिकली भी, सोशली, इकोनॉमिकल आउटलुक जो है वो सब कॉन्टिनेंट का टोटली जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। उनको जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है वो रिवाइव करने का मौका मिल गया ब्रिटिशर्स को। और कुछ फैक्ट्स जो थे वो क्या थे जी। सबसे पहले जो है इमीडिएटली आफ्टर दी वॉर, जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया। क्वीन ने जो है 1858 प्रोक्लेमेशन जो है वो लगाया, और उसके थ्रू जो है क्राउन ने टेक ओवर कर लिया इंडो पाकिस्तान का फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बरतानिया ने टेक ओवर कर लिया, और जो वहाँ पे क्राउन था वो अब बरसगीर में भी वही रूल ओवर करेगा। लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल थे सब कॉन्टिनेंट के, और फिर उनको जो है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया भी बना दिया। पहले जब वो उस टाइम पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता कब्जे में कर रहे थे कुछ रियासतों को, तो उस टाइम पे यहाँ पे उन्होंने गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था। लेकिन 1858 में उन्होंने गवर्नर जनरल की जगह पे रिप्लेस करके वहाँ पे कौन सा ओहदा रख दिया, वाइसरॉय का। और लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस ने जो है वो उनको इंडियंस को बहुत जगह पे जो है इक्वली रिप्लेस करके ब्रिटिश क्राउन के साथ ही जो है वो टोटली जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। कि एक क्या फर्स्ट जो रीजंस थी वो क्या हुई कि फौरी तौर पे जो है वो क्राउन जो है वो यहाँ पे रूल ओवर कर लिया, ब्रिटिशर्स के यहाँ पे रूल हो गया, मुस्लिम्स का रूल, इंडियंस का जिनका भी जहाँ जहाँ भी था वो ख़त्म हो गया। और बाकायदा तौर पे जो है वो यहाँ पे वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। सारी अब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हर चीज़ जो है अब उसने ही देखनी थी, उसने उसको जो है वो रोल ओवर करना था। उसके बाद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज टोटली अबैंडन, सॉरी थर्ड पॉइंट है, सेकंड था द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ओबियसली उनका डायरेक्ट रूल बन गया, अब उनको इस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। और जो डिफरेंट उन्होंने पॉलिसीज़ तैयार की थी डिफरेंट रियासतों को हथियाने के लिए। सो अब उनका लिटरी उन्होंने जंग जीत ली थी, अब सब कॉन्टिनेंट पे उनका कब्जा था, तो वो किसी भी तरह से वो इनको मना तो उन्होंने इसको फ़ौरन जो है वो ख़त्म कर दिया था,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने एनेक्सेशन की पॉलिसी भी वो भी ख़त्म कर दी थी और रूलर्स को गारंटी दी थी कि अब उनको दोबारा जो है वो अनेक्स करने के लिए पर फोर्स नहीं किया जाएगा। अनेक्सेशन कुछ मतलब रियासतें थी जहाँ पे दूसरे बादशाह थे, जिस तरह कश्मीर की रियासत थी, इस और डिफरेंट मतलब स्टेट्स थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको अनेक्सेशन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली अपने काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये तो था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वो कहते हैं कि ओबियसली यूरोपियन सोल्जर्स की तादाद यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हो गई थी वॉर के बाद। कहते हैं कि 65,000 यूरोपियन सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पे नेटिव सोल्जर्स के अगेंस्ट 14,000 जो थे नेटिव सोल्जर्स उनके अगेंस्ट जो है वो लड़े थे। और आर्मी जो है वो टोटली सेपरेटली जो है वो रिकोगनाइज़ की जा रही थी और यहाँ पे यूरोपियंस का कंट्रोल ज़्यादा हो गया था आर्मी के अंदर एज़ कम्पेयर टू दी इंडियंस। फिर इसके अलावा एक और बुरा इफेक्ट ये पड़ा था कि मुस्लिम्स को टोटली ऑप्रेस करने की कोशिश की गई थी, उनको दबाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यहाँ पे मिलके हिंदू और मुसलमानों ने मिलके ये जंग लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन जब जंग हार गए तो हिंदू ने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये जंग जो है वो मुसलमानों ने आपके खिलाफ लड़ी थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उस बात का गुस्सा निकालने के लिए मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से दबाया था, उनको जॉब्स नहीं दी थी, उनके घर चला दिए थे, उनको ज़िंदा जो है वो कत्ल करना शुरू जो है वो कर दिया था। मुसलमानों की हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और इवन के मुसलमानों की तादाद जो है वो जो कि हिंदुओं से ज़्यादा थी वो कम होना शुरू हो गई। और इसके अलावा एक और चेंज जो था, उन्होंने अपनी एग्रीगेरियन पॉलिसी को चेंज किया था। एग्रीगेरियन कहते हैं एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज़ होती हैं, मुस्लिम्स जो है ब्रिटिशर्स ने उन पॉलिसीज़ को भी आके जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर चेंज किया था। इसके अलावा जो है मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी उन्होंने जो है टेरर और रिप्रेशन की वजह से दबाना शुरू कर दी और उनको उससे लेके जो है वो अपने पास रखना शुरू कर दी। और ओबियसली ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के दरमियान। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे थे। हिंदुओं को बहुत सी जो है वो फेवर्स दी जा रही थी, जबकि मुस्लिम्स को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जा रही थी। ठीक है। और इसी वजह से जो है वो कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अंदर एक डेंजरसली प्रपोर्शन जो है वो आ गया था, एक वाइड गल्फ आ गया था दोनों के नाम। और इसकी वजह से जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस की फेलियर की वजह से क्रिश्चियंस जो है वो अपनी मिशनरी को जो है अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए भी जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। सो सब ठीक है। अब इसको ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करते कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में जो है वो हिंदू और मुसलमानों ने मिल के लड़ी थी अपनी आज़ादी के लिए। उसकी डिफरेंट रीज़न थी, जगह पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्रीली। ठीक है। लेकिन इन रीजंस की वजह से जंग तो लड़ी लेकिन वो हार गई, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, यूनिटी नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है। जो है वो सपोर्ट नहीं थी, इनके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिफरेंट स्टेट्स की कोऑपरेशन नहीं थी, सिखों की कोऑपरेशन उनके साथ नहीं थी। और उसके बाद हमने फैक्ट्स पढ़े कि बाकायदा तौर पे जो है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज जो है मतलब कॉलोनी बना ली, अपना रूल पूरा के पूरा लिया है इन्होंने। गवर्नर जनरल को भी रिप्लेस करके वहाँ पे वायसराय का ओहदा लिया है। उन्होंने एग्रीगेरियन के पॉलिसीज़ को बदला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को ख़त्म किया। उसके अलावा एनेक्सेशन की पॉलिसीज़ को भी चेंज किया। लेकिन मुसलमानों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उस टाइम पर उन्होंने मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ रखी थी। वो हिंदुओं को रियायत दे रहे थे लेकिन मुसलमानों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दे रहे थे। उनकी जायदादें छीन ली गई थी, उनको जॉब से निकाल दिया गया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए डिप्रेसिव थी। लेकिन इन सब के अंदर जो है उस टाइम पे सर सैयद अहमद ख़ान थे जो आए और उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की और मुसलमानों के हक़ के लिए लड़े और उनको जो है उनकी जो है बताया कि किस तरह से अपने हक़ के लिए लड़ना है और किस तरह से इम्प्रूवमेंट जो है वो लेकर आनी है। और उनको इतना ज़्यादा काबिल किया कि उन्होंने फिर अपनी जंग आज़ाद जो है तहरीक आज़ादी जो है वो शुरू की, पाकिस्तान मूवमेंट शुरू की, उसका कह लें तो यह इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। और फिर बाकायदा तौर पे 100 साल की स्ट्रगल के बाद 1857 से 1947 90 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद हम लोग ने पाकिस्तान जो है वो बना लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इंशाल्लाह हम सर सैयद अहमद ख़ान का जो है वो स्टडी करेंगे।